हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ऋणात्मक मूलक वाले जो मूलक होते हैं उन्हीं के संरचना सूत्र को आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से यह समझ पाइएगा कि अम्लीय मूलक अर्थात ऋणात्मक मूलक वाले जो मूलक होते हैं उनके संरचना सूत्रों को हम लोग किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो यहां पर अम्लीय मूलक आपके सामने देखे जा रहे हैं, इन मूलकों का संरचना सूत्र व्यक्त करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इनकी बैलेंसी ज्ञात होना अति आवश्यक होनी चाहिए। यदि दोस्तों आप लोग इनके बैलेंसी को ज्ञात नहीं कर पाते, अर्थात इनके जो बैलेंसी है उसका मान आपको पता नहीं रहता है, तो उस स्थिति में दोस्तों इनका जो संरचना सूत्र है वो बनाने में आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो मैं आप लोगों को दोस्तों यही रिकमेंड करूंगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक ऋणात्मक मूलक वाले कुल जितने सारे मूलक हैं इनके बैलेंसी को आपने नहीं जाना है, तो आप लोग इनके बैलेंसी को याद कर लीजिएगा। अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो के माध्यम से इनके बैलेंसी को दोस्तों याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, यहां पर जो पहला जो आप मूलक देख रहे हैं यह कौन सा मूलक है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का सल्फाइड मूलक है, ठीक है। और इसकी जो बैलेंसी होती है वो होती है 2, लेकिन यहां पर तो हमने लिखा नहीं है। अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि अगर हम ऐसे लिखते हैं S-2, ठीक है, अगर ऐसे लिखते हैं ना तो आप लोग बता सकते थे कि सर सल्फाइड की जो बैलेंसी होगी वो होगी 2। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका है, लेकिन बाकी सब में हमने तो बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो फिर आप कैसे बताओगे कि इसकी जो बैलेंसी होगी वो कितनी होगी? ऑक्सीकरण संख्या नहीं, बैलेंसी, ठीक है। यहाँ पर जो सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो तो चेंज होती रहती है। आप सभी को पता होगा कि सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 से +6 तक होती है। कहने का मतलब -2 फिर +2 फिर +4 और फिर +6, यानी -2 से +6 तक इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन बात करें इसके बैलेंसी का, इसकी संयोजकता का, तो वो केवल 2 ही होती है। इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता, यानी इसकी जो संयोजकता होती है यह निश्चित होती है। इसी के नहीं, सबकी जितने सारे आपके मूलक है या जितने सारे तत्व हैं उनकी जो संयोजकता होती है वो निश्चित होती है, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या का तो उनके मान में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर जो आप -2 देख रहे हो इसी को हम लोग इसकी संयोजकता के रूप में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो सल्फर का कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 16, तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 8 10 6 16, यही आएगा ना? बताइए, 2 8 10 6 16। तो यहाँ पर जो 6 है यह दोस्तों क्या है? यह एक प्रकार का संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी सल्फर के संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 6। अगर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहे तो उस स्थिति में दूसरे तत्व के परमाणु से इसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। तो जब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या सल्फर की संयोजकता कहलाएगी। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि सल्फर को अगर अपना अष्टक पूरा करना है तो उसके लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों का होना अति आवश्यक होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो इसका जो अष्टक वो पूरा हो जाएगा। तो अगर कोई भी तत्व का परमाणु इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस स्थिति में ये क्या करेगा कि अपना अष्टक पूरा कर लेगा, अष्टक पूरा कर लेगा। उस स्थिति में ये बताता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ही इसकी जो बैलेंसी है वो हो चुकी है 2, ठीक है। तो दोस्तों अब इतना याद करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से समझ कर रखना, ठीक ना। शक्कर 2G, शक्कर 2G, ठीक है। तो यहां पर जो तालाबी सा है इसका जो मतलब है वो हम लोग ले लेंगे S से। बातों पर मेरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो तालाबी सा है वो हम लोग यहां पर ले लेंगे S से, और यहाँ पर जो कर है कर इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे Cr से, और यहाँ पर जो G है इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे Z से। और उसके बाद जो आप ये देख रहे हो 2, तो यह एक प्रकार का संख्या है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 2, ठीक। अब दोस्तों इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दोस्तों आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस किसी भी मूलक में अगर शुरू में S आया हुआ रहता है
या फिर Cr रहता है या फिर जिस किसी भी मूलक में शुरू में Z रहता है तो उस स्थिति में उसकी जो संयोजकता होगी वो हम लोग 2 ही मानकर चलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई मूलक H से स्टार्ट हो रहा है या उस मूलक में Cr है शुरू में या फिर उस मूलक में Z है तो उस स्थिति में उस मूलक की जो वैलेंसी होगी वो हम लोग 2 मानकर चलेंगे, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है वो 2 ही होती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप लोग बता सकते हो कि हाँ इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। कैसे, तो आप लोग समझो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सल्फाइड, तो सल्फाइड में दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका जो संकेत है वो है S। तो जब से तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, तो वो दोस्तों 2 होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया शक्कर 2G। तो शक्कर में जो तालाबी से है वो हो जाएगा H से, कर में जो कर का अर्थ होगा हो जाएगा Cr, 2 का जो होगा अर्थ हो जाएगा 2 और G का हो जाएगा Z। ठीक है, तो दोस्तों जहां जहां S होगा सबकी वैलेंसी 2 होगी। यहाँ पर देखिए सल्फाइड है, सल्फाइड जो है यह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यह स्टार्ट हो रहा है S से, तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 2। तो यहाँ पर हम लोग -2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि ये जो -2 है वो यह बता रहा है कि इस मूलक में आए हुए तत्व के जो परमाणु है इनके टोटल ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होगा वो होगा -2, क्योंकि हम इन्हीं की सहायता से क्या करेंगे, हम इनके संरचना सूत्र को लिख पाएंगे। ठीक है, अगर याद रहेगा तो मेरी बातों पर आप लोग ध्यान देना। अब बताइए यहाँ पर है SO4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, आप बता सकते हैं कि सर इसके शुरू में S आया है और आपने अभी बताया कि शक्कर 2G, यानी कि जिस किसी भी मूलक के शुरू में S हो, Cr हो या फिर Z हो तो उसकी जो वैलेंसी है वो हम लोग 2 ही मानकर चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सल्फेट है इसकी भी वैलेंसी जो होगी वो 2 ही होगी। तो आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, लेकिन है ये मूलक तो उस स्थिति में यहाँ पर माइनस हम लोग दर्शा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर बाइसल्फेट का, तो दोस्तों बाइसल्फेट में आप लोग देख सकते हो कि जो सल्फेट है इसकी तो वैलेंसी भाई 2 होगी, इतना तो आप लोगों को पता है, इसकी वैलेंसी 2 होगी, लेकिन शुरू में है यहाँ पर H यानी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि इसके 2 गो वैलेंसी में से 1 गो वैलेंसी के साथ जुड़ गया है हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से इसकी जो 1 गो वैलेंसी होगी वो कम हो जाएगी। मतलब सल्फेट में इसकी वैलेंसी थी 2, तो बाइसल्फेट में घटकर हो जाएगी 1। देखिए जिस किसी भी मूलक में बाई लगा रहेगा, मेरी बातों पर आप लोग ध्यान देना, जिस किसी भी मूलक में बाई लगा रहेगा और जिस मूलक में लगा रहेगा उस मूलक की जितनी वैलेंसी होगी उतने वैलेंसी में से 1 कम कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो बाई है वो लगा हुआ है सल्फेट में, आपने अभी जाना कि सल्फेट की जो वैलेंसी होगी वो होगी 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बाई लगने के कारण जो सल्फेट की वैलेंसी 2 है उसमें 1 कम कर देंगे, तो इस प्रकार से इसकी जो वैलेंसी होगी हो जाएगी 1। और जब यह मूलक है तो यहां पर हम लोग दर्शा देंगे -1। इसका मतलब ये हुआ कि बाइसल्फेट मूलक में आने वाले हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होगा वो होगा -1। ठीक है, बात आ रही है समझ में आप लोगों को। आगे देखिए कौन है, आगे थायोसल्फेट, ई भी स्टार्ट हो रहा है किससे, तो ई भी स्टार्ट हो रहा है S से, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी भी जो वैलेंसी होगी वो होगी 2, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मूलक है तो लिख लेंगे -2। ठीक है, पहले आप लोगों को वैलेंसी पता होना होगा, तब दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, आगे कोई काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है हाइड्रा ऑक्साइड, तो हाइड्रा ऑक्साइड है तो सिंपल बात है, आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रा ऑक्साइड है तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी कितना, तो वो होगी दोस्तों 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -1 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन की जो यहाँ पर वैलेंसी होती है वो होती है 2, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग लिख लेंगे -2। ठीक है, -2 कहने का मतलब कि दोनों तरफ खाली रहेगा, दोनों तरफ खाली रहेगा, लेकिन एगो में क्या हुआ है, +1 जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो चुका है, मतलब अपना प्लस चिन्ह लेकर वो ऐड हो चुका है हाइड्रोजन, इसलिए यह बन जाएगा इस रूप में। मतलब 2 तो इसके पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था उसमें से एगो जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो चुका और एगो दिखाई दे रहा है, तो यही क्या होगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगा। तो OH की जो वैलेंसी होगी
सनोजकता होगी वो कितना होगी, वो होगी 1। मूलक है तो -1 लिख लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर नाइट्राइट पर, सॉरी पर ऑक्साइड पर। तो दोस्तों पर ऑक्साइड है ना, तो देखिए ऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो या पर ऑक्साइड हो, इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 ही होगी। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जो वैलेंसी है वो कितना ले लेंगे, तो वो हम लोग 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, मतलब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2 ही लेकर चलेंगे। अगला है नाइट्राइट, इसकी वैलेंसी हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों आप लोग ये समझ के रखना कि जहां पर भी N आएगा, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी N नहीं नो आएगा, नो समझ के रखो ना, NO, यहां पर भी NO और कहीं पर है देख सकते हो, और कहीं पर कहीं नहीं है। जहां पर भी दोस्तों NO है तो वहां पर हम लोग इसकी जो वैलेंसी है वो हम लोग 1 मानकर चलेंगे। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि जो नो है तो नो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, मतलब कि ना के बराबर, मतलब 1 होगी। जहां पर NO है बस आप लोग ये मानकर चलो, जहां पर NO है वहां पर हम लोग इसकी वैलेंसी को 1 मानकर चलेंगे। तो NO2 है तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1। मूलक है तो -1, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो 1 ही हो जाएगी, क्योंकि NO होगा जहां पर वहां पर आप लोग इसकी जो वैलेंसी वो 1 ही मानकर चलना। ठीक है, आगे देखिए, आगे है क्लोरेट। तो दोस्तों इसकी वैलेंसी हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो आप लोग क्लोरेट में क्लोरीन को पकड़ो। क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, सबसे पहले आप क्लोरीन को पकड़ो। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो क्लोरीन की वैलेंसी होती है वो होती है 1, नहीं होती है 1। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 7। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहे तो उस स्थिति में इसे किसी तत्व के परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा, तब जाकर ये अपना अष्टक पूरा करेगा। उस स्थिति में क्लोरीन की जो संयोजकता हो जाती है वो हो जाती है 1। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्लोरीन की संयोजकता के आधार पर ही क्लोरेट का जो संयोजकता है उसको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से क्लोरेट की जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 1, मूलक है तो -1 हो जाएगा। ठीक, आगे देख सकते हैं, आगे का चाहिए हाइपोब्रोमाइट है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसकी जो वैलेंसी है वो हम लोग लिखेंगे किसके आधार पर, तो ब्रोमीन के आधार पर ही हम लोग लिखेंगे। जो ब्रोमीन होता है वो क्लोरीन परिवार का एक सदस्य होता है। आप सभी को पता होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सारे जो तत्व हैं यह हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, जिनकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, यानी यह वर्ग 17 के तत्व हैं। तो दोस्तों जब क्लोरीन की वैलेंसी है 1 तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्रोमीन है इसकी भी जो वैलेंसी होगी वो होगी 1, इसलिए इस मूलक का जो वैलेंसी है वो हम लोग रखेंगे 1। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1। यहाँ पर देखिए आयोडेट, तो दोस्तों आपको पता होगा कि आयोडेट में जो आयोडीन है वो भी ब्रोमीन और क्लोरीन परिवार का ही एक सदस्य है। तो जब ब्रोमीन और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है तो यहाँ पर जो आयोडेट का वैलेंसी होगा वो भी 1 ही हो जाएगा। समझ में बात आ रही है आप लोगों को, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 लिख लेंगे ना, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे। मैं बता रहा हूं कि इनकी जो वैलेंसी है इन मूलकों की वो हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आगे कौन है भाई, फास्फेट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फास्फेट है इसकी वैलेंसी को हमको पता करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए फास्फेट में दोस्तों जो P है सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि P की जो वैलेंसी वो कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि P की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, क्योंकि फास्फोरस का होता है 15 ना, तो फास्फोरस का होता है 15। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो आएगा इस रूप में 2, 8, 5 के रूप में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि फास्फोरस को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि यह किसी दूसरे तत्व के परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तभी जाकर इसका अष्टक पूरा होगा, और यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही इस फास्फोरस की वैलेंसी कहलाएगी। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फास्फोरस की जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी कितना, तो वो हो जाएगी भैया 3। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर जो फास्फेट होगा इसकी भी जो वैलेंसी होगी वो होगी 3 ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे ना, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। आगे है बोरेट। तो दोस्तों बोरेट की जो वैलेंसी है वो हम लोग लिखेंगे किसके आधार पर, तो बोरॉन के आधार पर। आप सबको पता होगा कि जो बोरॉन है यह एक प्रकार का अधातु है और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो
होती है 5। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो होगा 2,3, यानी कहने का मतलब कि इसके भी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 3। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो भी कितनी होगी, वो 3 होगी। क्योंकि दोस्तों आप ये जानते होंगे कि जब तक किसी तत्व के परमाणु का बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, उस स्थिति में वो जो तत्व होंगे वो धातु के रूप में जाने जाएंगे। जैसा ही उनके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अगर 4, 5, 6, 7, 8 तक पहुंच जाएंगी तो उस स्थिति में दोस्तों यह अधातु के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझकर रखना। यानी 7 तक वाले जो तत्व हैं ये आपके अधातु के रूप में हो जाएंगे, और जब उनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी तो यह उत्कृष्ट गैसें हो जाएंगे, यानी निष्क्रिय गैसें हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर बोरेट की जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी यहां पर 3, तो -3 लिख देंगे। आगे है कार्बोनेट। तो दोस्तों इसकी जो वैलेंसी है वो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए दोस्तों कार्बोनेट में जो आप CO देख रहे हो ना, CO, इसको मानकर आप लोग ये चलना कि यह कोबाल्ट है। यहां पर जो आप CO देख रहे हो इसे हम लोग ये मानकर चलेंगे कि यह एक प्रकार का कोबाल्ट है। मतलब ऐसे तो कोबाल्ट है ना वास्तविक तौर पर, लेकिन हम लोग ये मानकर चलेंगे कि यह कोबाल्ट है। और ये देखेंगे कि कोबाल्ट की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों आपको पता है कोबाल्ट की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों कोबाल्ट की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। आप लोग याद रखना, कोबाल्ट तत्व की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, इसलिए कार्बोनेट की जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैलेंसी है वो हम लोग 2 ही लेकर चलेंगे। कैसे हम लोग लिए पता चला ना आप लोग को, तो इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर सिलिकेट का। तो मैंने आप लोग को अभी बताया जहां पर आपको AS, CR और Z दिखाई दे वहां पर इसकी वैलेंसी हम लोग 2 ही लेकर चलेंगे। शक्कर 2G, बस शक्कर 2G, याद रखना ना आप लोग इसको, ट्रिक को। तो यहां पर हो जाएगा -2, तो लिख लेंगे -2। यहां पर भी एस है तो आराम से एकदम -2। यहां पर एल्युमिनेट है, AlO3 है। तो दोस्तों आप लोग देखो तो एल्युमिनियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, मतलब एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है। यहां पर इसकी जो वैलेंसी है वो हम लोग लेकर चलेंगे दोस्तों एल्युमिनियम के आधार पर। चाहे छोड़ो ना, एल्युमिनेट है ना, AlO3 है ना, तो यहां पर 3 दिखाई दे रहा है ना, तो बस मानकर ये चलो कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी 3 होगी। बस कितनी होगी, 3 होगी, याद रखिएगा। एल्यूमिनेट का जो वैलेंसी होगी वो होगी 3, और यहाँ पर AlO2 है तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 1। बस इसे दोस्तों आप लोग ये मानकर चलना, जब भी आपको AlO3 मिले तो उसकी वैलेंसी आप लोग 3 लेकर चलना, और जब आपको AlO2 मिले तो उसकी जो वैलेंसी है वो आप लोग 1 लेकर चलना। ठीक इस तरीके से मान लेना कि एल्युमिनियम की जो संयोजकता होती है वो होती है 3। मान लेना, ऐसा होता नहीं है, बता रहे हैं ट्रिक के तौर पर। मान लेना कि एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो 3 को में से 2 को के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, आइए को जो बचा हुआ है तो वही इसकी हो गया वैलेंसी, यानी कि संयोजकता। ऐसा मानकर आप लोग चलना, मानकर चलना। ठीक है, यहाँ पर है Zn, जिंकेट, जिंकेट है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर Z है, तो Z में क्या लगाएंगे 2, यानी जब Z आएगा तो उसकी जो वैलेंसी है वो हो जाएगी 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अब बात करते हैं आगे। इसको बोलेंगे आर्सेनेट और इसको बोलेंगे आर्सेनाइट। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की संख्या बड़ी है और इसमें ऑक्सीजन की संख्या इसके तुलना में घटी है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 3 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो ये आर्सेनेट हुआ, ये आर्सेनाइट हुआ। तो दोस्तों सिंपल बात है, जितनी वैलेंसी आर्सेनिक की होगी उतनी ही वैलेंसी आर्सेनाइट या फिर आर्सेनेट की होगी। तो आर्सेनिक की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3। मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, एस यानी आर्सेनिक यानी कि अंशु, आर्सेनिक यानी कि अंशु। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंशु वाला जो ट्रिक था वो कौन था, नाई फंसा तो अंशु आंटी के 20 और पति आए। तो नाई से मतलब यहाँ पर रखेंगे किससे, तो नाई से यहाँ पर मतलब रखेंगे हम लोग नाइट्रोजन से। और आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, तो कहीं ना कहीं आर्सेनिक की जो वैलेंसी होगी वो भी हो जाएगी कितनी, तो वो भी हो जाएगी 3। तो इस आधार पर आर्सेनेट और आर्सेनाइट इन दोनों की जो वैलेंसी होगी वो भी 3 ही होगी ना, आप लोग समझकर रखना। ठीक है, आगे है डाइक्रोमेट। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप डाइक्रोमेट देख रहे हो इसकी जो वैलेंसी है वो हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे कितना, तो लेकर चलेंगे 2। ठीक है, 2 लेकर चलेंगे। यहाँ पर भी इसकी जो वैलेंसी है वो हम लोग लेकर चलेंगे 2, यहाँ पर 2 लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर है पर मैग्नेट। तो दोस्तों देखिए, जब पर मैग्नेट रहेगा तो उस स्थिति में इसकी वैलेंसी होगा 1। ठीक, और जब मैग्नेट रहेगा तो उस स्थिति में इसकी जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 2।
इसे आप लोग याद कर सकते हो, नहीं नाम सुने आप लोग, है पोटेशियम परमैंगनेट है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है KMnO4। तो कहीं पर कोई संख्या दिखाई दे रहा है नहीं ना, मतलब कि हाई मैग्नेट है, हाई पोटेशियम है, कहीं पर कोई भी वैलेंसी दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है कि MnO4 की भी वैलेंसी 1 ही होगी और पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 ही होगी। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर मैग्नेट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इसकी वैलेंसी दिखाई नहीं दे रही है। अगर यहीं पर 2 हो जाता है K2MnO4 तो बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, ना कि पर मैग्नेट। ठीक, तो आप लोग मानकर चलना कि पर मैग्नेट होगा तो 1 होगा और मैग्नेट होगा तो 2 होगा। यहां पर है फेरी साइनाइड। तो दोस्तों देख सकते हैं कि फेरी साइनाइड में जो फेरी आया है इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, तो इसका मतलब होगा आयरन। ठीक ना, क्योंकि आयरन को ही फेरी या फिर फेरस कहा जाता है। और दोस्तों आप ये जानते होंगे कि आयरन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 या फिर होती है 3, यानी कि जो आयरन होता है वह परिवर्तनशील संयोजकता को प्रकट करता है। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि जब आयरन की वैलेंसी 2 रहती है तो उस स्थिति में आयरन को पढ़ा जाता है फेरस, और जब यही वैलेंसी इसकी 3 हो जाती है तो उस स्थिति में आयरन को पढ़ा जाता है फेरिक। तो दोस्तों यहां पर देखो, तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर है फेरी। फेरी कहने का मतलब फेरिक, मेरी बातों पर ध्यान देना। यहां पर है फेरी साइनाइड। फेरी साइनाइड कहने का मतलब कि इसको हम लोग समझ के रखेंगे फेरिक। और आप लोग ये देखो कि फेरिक के लिए आयरन की जो वैलेंसी होगी वो कितना जुड़ेगी, तो वो जुड़ेगी 3। तो उस आधार पर हम लोग इसकी वैलेंसी यहां पर 3 लेकर चलेंगे। ठीक, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यहां पर क्या चाहिए, फेरो। फेरो यानी कि 4, आप लोग याद रखना, फेरो यानी कि 4, इसकी जो वैलेंसी है वो हम लोग लेकर चलेंगे 4। फेरो यानी कि 4 मतलब 4, तो यहां पर हम लोग 4 ले लेंगे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप इन सबका वैलेंसी बता सकते हैं। तो देखिए सबका जो वैलेंसी है वो दोस्तों आ चुका। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर इनका जो संरचना सूत्र है वो निकालने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या बताए थे ना निकालना, आप लोग आता है ना, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान से, यहाँ पर है सल्फाइड ना, तो सल्फाइड में जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी वैलेंसी वो है कितना, तो वो है 2। तो दोस्तों अगर इसकी संरचना निकालनी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली रूप से ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बहुत ही इजी है, आप लोग दोस्तों आराम से बता सकते हो। ऐसे ऐसे बता सकते हो, ऐसे, बस काम खत्म। मतलब कि यहाँ पर भी क्या है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं इसमें करना है। बात करते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में ठीक है, देखिए 2 नंबर में क्या है, सल्फाइट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सल्फाइट में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है इसे देखने का प्रयास करते हैं। यदि आप सल्फाइट के संरचना सूत्र को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उस स्थिति में सबसे पहले आपको यह पता होना होगा कि सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो सल्फाइट में कितनी है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है। हो सकता है सल्फाइट के लिए कुछ और हो जाए और सल्फेट के लिए कुछ और हो जाए, थायोसल्फेट के लिए कुछ और हो जाए। इसलिए आप लोग ये समझ के रखना कि जो सल्फाइट है इसमें सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी। तो पता नहीं है ना, तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे। मान लेते हैं कि सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है x मानकर चलते हैं। ठीक, बाकी लिखते हैं प्लस। अब देखो दोस्तों यहां पर जो ऑक्सीजन है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो तो आपको पता ही होगी। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -2, और यहां पर जो ऑक्सीजन है वो है कौगो, तो वो है 3 गो। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई -2 गुना 3। और मैंने बताया था आप लोग को कि ये जो -2 देख रहे हैं वो ये बता रहा है कि इस मूलक में आने वाले कुल जितने सारे तत्व के परमाणु हैं उनके ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग है वही होगा -2। ठीक है, आप लोग समझ कर रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे -2, एगो सल्फर वाला और एगो ऑक्सीजन वाला, और दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, -2 के। ठीक है, अब यहां पर लिख सकते हैं x 2/6, यानी कि x - 6 बराबर हो जाएगा -2। तो x बराबर -2 - 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +6, 6 में से 2 जाएगा तो ओनली 4 बचेगा +4, यानी चिन्ह के साथ लिखेंगे +4। यहां पर सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +4। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखिए S है तो यहाँ पर S लिख देंगे,
और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +4। ऑक्सीजन को वो है तो 3 गो है, तो इन तीनों ऑक्सीजन को हमें इस तरीके से व्यवस्थित करना है जिससे कि चारों जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, +4 दिखाई दे रहा है ना, ये सारे क्या हो सके, ये सारे उसमें आ सके, अटैच हो सके। ठीक है, तो +4 है, तो +4 में से मान के चलते हैं कि एक ऑक्सीजन ले लिया पूरा +4 में से 2 जो प्लस है, 2 जो प्रोटॉन है, वो 2 गो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, 2 गो इलेक्ट्रॉन से वो अटैच करके अपने आप को उदासीन कर लिया। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अब सल्फर के पास जो बचा हुआ प्रोटोनों की संख्या है वो है, तो बचा हुआ जो प्रोटोनों की जो संख्या है वो है +2। +4 में से 2 गो खत्म, तो 2 गो बचा हुआ है, तो 2 गो में से एक दे देंगे एक ऑक्सीजन को। ठीक है, आगे को दे देंगे एक ऑक्सीजन को, क्योंकि को ऑक्सीजन है 3 गो ना, तो एक को दे देंगे दोनों को। लेकिन इधर अभी एगो और खाली रहेगा, इस तरीके से ऐसे खाली रहेगा, तो खाली रहेगा कहने का मतलब ये हुआ, समझना भाई आप लोग, इधर जब खाली है तो ये बता रहा है कि मेरे पास कोई एक जुड़ सकता है, और ये ऑक्सीजन बोल रहा है कि मेरे पास भी कोई जुड़ सकता है। तो इसके पास जुड़ने के कारण ही यहाँ पर आपको एक माइनस दिखाई देगा और यहाँ पर एक माइनस दिखाई देगा, और इसीलिए इसकी जो दोस्तों वैलेंसी होती है वो आ जाती है कितना, तो -2 यहाँ पर आ जाती है। तो यही हो गया इसका संरचना सूत्र, बस काम खत्म। किससे पता चला, तो ऑक्सीकरण संख्या से। देखे ना आप लोग, बात करते हैं 3 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर कैसे निकालेंगे। 3 नंबर में क्या चीज है, SO4 है ना, तो SO4 के लिए सबसे पहले निकालते हैं, तो ऑक्सीजन कितना है 4 गो, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4, सिंपल वही बात। सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है मान लेंगे X, ऑक्सीजन बढ़ गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 दूनी के 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, -8 उधर जाएगा तो हो जाएगा +8, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6। तो देखिए सल्फेट में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो बदल चुकी, मैंने बताया ना कि जो ऑक्सीकरण संख्या है वो निश्चित नहीं रहती, वो बदलती रहती है। तो इसमें सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आ चुकी है +6। अब हमें इसी +6 से इन चारों ऑक्सीजन को व्यवस्थित करना है। तो मानकर चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 2 और 2 4 में से क्या करेंगे कि 2 को एक और ऑक्सीजन को दे देते हैं, बस काम खत्म। 4 गो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 4 गो है, तो 2 गो क्या हुआ, 2 गो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ साझा करके अपने आप को उदासीन कर लिया। लेकिन अभी भी 2 गो जो ऑक्सीजन है वो आयनीकृत रूप में है, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 2 हो जाती है। आ रही है बात समझ में। यहाँ पर क्यों आया -2, क्योंकि एक यहाँ पर माइनस है और एक यहाँ पर माइनस है, तो ये चीज आप लोग समझकर रखना। ठीक, अब क्या करते हैं, बात करते हैं 3 नंबर पर, बाइसल्फेट है यानी कि HSO4 है। तो दोस्तों HSO4 कहने का मतलब है कि है ना सल्फेट है ना SO4, यही ना है। और मानकर चलते हैं दोस्तों कि इसमें मान के चलते हैं कि इन दोनों में से एगो में क्या हुआ है, एगो में प्लस के साथ हाइड्रोजन आ चुका है, तो माइनस प्लस मिलकर कर लेगा न्यूट्रल यानी कि उदासीन, तो उस स्थिति में यहाँ पर हो जाएगा H। जब H होगा तो इसके ऊपर कोई भी आवेश आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा, तो उस स्थिति में केवल एक ही आवेश दिखाई देगा, कहाँ पर, तो ऑक्सीजन के पास। इसलिए अब इसका जो वैलेंसी होगा वो होगा ओनली फॉर 1, जिसको हम लोग इसके ऊपर -1 के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, है ना, -1 है कि नहीं -1। तो इसलिए दोस्तों हम लोग बता सकते हैं कि बाइसल्फेट की जो वैलेंसी होगी वो होगी 1। क्यों होगी, तो मैंने संरचना सूत्र से आप लोग को बता दिया, और कैसे होगा वो भी मैंने आपके सामने दिखा दिया। ठीक, अब बात करते हैं आगे, थायोसल्फेट है। तो थायोसल्फेट पर दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग विचार करते हैं। तो थायोसल्फेट में जो एस की ऑक्सीकरण संख्या है ये क्या आप लोगों को पता है, नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एस की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कि इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। सबका सेम नहीं होगी, निकालना पड़ेगा भाई। देखिए निकाल लेते हैं, H2 है तो मानकर चलते हैं कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या X है तो हो जाएगा 2X, क्योंकि सल्फर 2 है, ठीक है, प्लस है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, ऑक्सीजन है 3 गो, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -2 गुणा 3 कितना होगा, 2 3 6 ना, तो -6 दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, बराबर में इक्वल किसके होगा, -2 के, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब देखो आप लोग 2x बराबर हो जाएगा +4, बताइए तो -6 उधर जाएगा तो +6 में से 2 को घटेगा बचेगा +4, कटा देंगे भाई, तो इसलिए x बराबर कितना आएगा, तो ओनली फॉर 2 आएगा।
ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, +2, याद रखना +2 है। अब इसी +2 के साथ हम लोग क्या करेंगे कि 3 ठो ऑक्सीजन का जो व्यवस्थितकरण है उसी को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या घुसल रहे, हुल चूटा घुस गया था। देखिए ध्यान से, H2O3 है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक S ले लेते हैं और यहाँ पर एक S ले लेते हैं। याद रखिएगा इसके पास 2 है प्लस के रूप में इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, और इसके पास 2 ठो क्या है, प्रोटॉन है प्लस के रूप में। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के साथ हमको 3 ठो ऑक्सीजन प्रदर्शित करनी है। तो 3 गो में से एगो जानते क्या करेंगे, एगो ऐसे हम लोग ले लेंगे, ऐसे ऐसे, काम खत्म। 2 गो में से एगो प्लस ऑक्सीजन के एगो माइनस से कनेक्ट हो गया, और 2 गो में से एगो प्लस ऑक्सीजन के एगो माइनस से कनेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो -2 लेकर आया है। ठीक है, आप लोग समझ के रखना, -2 लेकर आया है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब देखिए, अब इधर भी एगो बचा हुआ है, इधर भी एगो बचा हुआ है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन डाल देंगे। O3 है तो एगो हेने ऑक्सीजन डाल देंगे और एगो हेने ऑक्सीजन डाल देंगे। तो दोस्तों इधर तो दिखाई देगा, हेने साइड में दिखाई देगा ऐसे, हाई तो हेने बचला ही रहेगा, इधर बचला ही रहेगा। तो हम लोग इधर एगो माइनस डाल देंगे, एगो इधर माइनस डाल देंगे, बन गया। यही है संरचना सूत्र। हो सकता है कि आपके बनाने का जो तरीका होगा वो हो सकता है अलग है, आप हो सकता है कि कुछ इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। जिस तरीके से बनाना चाहे इस तरीके से इसको आप पलट सकते हैं, घुमा सकते हैं, या जिस तरफ चाहे आप उस तरफ उसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी गलती चीज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमने अगर ऐसा बनाया तो ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ जो बनाओगे आप वो सही होना चाहिए। ठीक है, उतना ही में मेंटेन हो जाना चाहिए, यही होगा इसका संरचना सूत्र। बात करते हैं आगे हाइड्रोक्साइड पर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2 ठो, तो एगो होगा इधर, एगो होगा इधर। तो इस माइनस के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा प्लस के साथ ना, तो उदासीन हो जाएगा, मतलब इस रूप में OH के रूप में हो जाएगा बस। आइए वो यहाँ पर दिखाई देगा बस, इसलिए हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होगी वो होगी 1। इसका जो संरचना सूत्र होगा वो होगा यही बस। आगे देखिए तो कौन है, परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन को है, ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिख लेंगे और फिर यहाँ पर एगो ऑक्सीजन लिख लेंगे। आपने अभी जाना कि अकेला ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेंगे, दोनों साझेदारी करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी इनके 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दिखाई देंगे, इधर इधर दिखाई देंगे। तो दिखाई देने के कारण ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, इसलिए O2 यानी कि परऑक्साइड की जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 2। याद रखिएगा मूलक रूप में ना। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे इसका जो संरचना होगा वो कैसा होगा। आगे है नाइट्राइट। तो नाइट्राइट को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो N है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। N का पता नहीं है, मान लेते हैं कि N की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमें पता नहीं है, यहाँ पर हमने X लिख दिया, चलो भाई प्लस है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पता है, होता है -2। तो कौ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 गो, तो 2 दूनी क्या है 4, -4 बराबर किसके हो जाएगा, तो -1 के। तो यहाँ पर -1 ले लेंगे ना। अब देखो X बराबर हो जाएगा दोस्तों -1 प्लस प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा तो +4, तो X बराबर आ जाएगा कितना, तो +3। याद रखिएगा +3 आएगा, +3। तो सजाते हैं हम लोग किसको, नाइट्रोजन को, +3। तो 2 गो में से क्या करेंगे, 2 गो में से एगो ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर पूरा कर देंगे। 3 गो प्लस में से जो 2 गो प्लस है वो एगो ऑक्सीजन के 2 गो माइनस वाला से जुड़ गया है। 3 गो प्लस में से 2 गो प्लस ऑक्सीजन के 2 गो माइनस से जुड़ चुका है, और एगो प्लस जो बचा हुआ है नाइट्रोजन में, उसमें क्या करेंगे हम लोग कि एगो जो ऑक्सीजन है उसे जोड़ देंगे। बात आ रही है समझ में, 2 गो ऑक्सीजन है तो 2 गो में से एगो ऐड हुआ, तो यहाँ पर एगो तो खाली रह जाएगा, तो इसके ऊपर दिखाई देगा ना, एगो दिखाई देगा, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो आती है 1, जिसको मूलक के रूप में लिखते हैं -1। ठीक, सब समझना ध्यान से भाई, ज्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का है। आगे क्या चाहिए, आगे है यहाँ पर दोस्तों NO3 है, NO3। तो NO3 को कैसे लिख सकते हैं, यही में समझ लो, इसी में NO3 में पहले देख लो कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, पहले देख लो भाई।
तो सिंपल रूप से लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, हो जाएगा x, फिर हो जाएगा प्लस द्वितीय 6, डायरेक्ट लिखते हैं -6, आप बराबर में यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 होता है। -6 उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, तो +6, तो x बराबर हो जाएगा ओनली फॉर +5। बदल गया। NO3 में जो N की ऑक्सीकरण संख्या है वो बदल चुकी है, कितना आ रहा है, तो +5 आ रहा है। सही है ना सब, द्वितीय 6 -6 उधर गया तो +6, +6 में से ए हो गया तो +5 बचा, सब सही है ना जी, x बराबर +5 सही है। तो दर्शाते हैं, कैसे दर्शाएंगे, देखो ध्यान से बाबू आप लोग, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में 5 गो प्लस में 2 गो जो प्लस है वो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के 2 गो माइनस से जोड़ देंगे, हो गया ठीक। फिर क्या करेंगे कि 2 गो जो प्लस है, 2 गो जो प्लस है वो हम लोग एक ऑक्सीजन के 2 गो माइनस से जोड़ देंगे, लो जुड़ गया ठीक। अब बचा हुआ है इसके पास एगो प्लस, तो एगो जो प्लस है वो जुड़ जाएगा तीसरे ऑक्सीजन से, क्योंकि NO3 में 3 गो ऑक्सीजन है, 2 गो अटैच हो चुका है तो एगो और क्या करेंगे इसमें अटैच कर देंगे, लेकिन फिर भी एगो यहाँ पर दिखाई देगा, तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में, माइनस के रूप में दिखा देंगे, ठीक है। देखिए कितना इजी है, आप लोग जितना दोस्तों केमिस्ट्री को भारी समझते हो, जितना दोस्तों आप लोग इसे हार्ड समझते हो, इतना वो है नहीं, बस ध्यान से अगर आप इसे पढ़े तो, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, उस पर अच्छी तरीके से अगर आप अपना समय देकर पढ़िएगा तो दोस्तों वो चीज आपको एक न एक दिन जरूर समझ में आएगी, और जब समझ में आने लग जाएगी तो उस स्थिति में वो जो सब्जेक्ट होगा वो आपके लिए दोस्तों इतना इंटरेस्टेड बन जाएगा कि आपको उस सब्जेक्ट से दोस्तों प्यार हो जाएगा, मतलब कि उस सब्जेक्ट के बिना आपको रहा ही नहीं जाएगा। आप सोचोगे कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते ही रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि दोस्तों आप जब उसको पढ़ते रह जाइएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस सब्जेक्ट से संबंधित कुल जितने सारे नॉलेज होंगे वो सारे के सारे आपको गेन होने लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लाभ है यदि आप किताबों पर अपना समय देते हैं तो, और बहुत सारी हानि है यदि आप किसी ऐसे जगह पर समय देते हैं जहां पर आपको वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपना समय वहां पर दीजिए जहां से आपको कुछ मिले, जैसे कि मानकर चलते हैं कि आप अपना समय हम पर दे रहे हैं, ठीक है, मुझ पर दे रहे हैं, तो दोस्तों अगर हम आपके समय के बदले कुछ अगर आपको हम ना दे तो उस स्थिति में आपका जो समय है मेरे पास दिया हुआ वो तो वेस्ट चला जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और फिर जो आपका समय है फिर हम क्या करेंगे कि आपका वेस्ट कर देंगे, फिर उसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो क्या आप देखिएगा, नहीं देखिएगा, आपका जो भरोसा होगा वो मुझ पर से खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग वहां पर समय दीजिए जहां से आपको कुछ मिले। अब बहुत सारा ऐसा लड़का लड़की है, बहुत सारा ऐसे हैं लड़के जो कि रात भर बात करते रहते हैं, मतलब कि वो इतना बात करते हैं कि कभी कभी हमने ऐसा भी सुना है और कभी कभी ऐसा हमने देखा भी अपने दोस्तों के साथ भी कि कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो रात में बतियाना स्टार्ट करेंगे तो बतियाते 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 मतलब सुबह कर देंगे, मॉर्निंग कर देंगे। अरे मॉर्निंग छोड़िए ना, मॉर्निंग तो दूर की बात है, 7-8 बज जाएगा। हम तो ये हमको मतलब ये समझ में नहीं आता है कि साला उतना घंटा वो लोग बात क्या करता है यार, बात के चलते कतनों कुछ बात करेगा, कतनों अपने जीवन के बारे में बात करेगा या अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेगा या अपने बारे में कुछ बात करेगा, तो कितना बात करेगा भाई बताइए, उतना बताइए, उतना नाइट तक अगर वो बात करेगा तो सोचिए कि उनका जो प्यार होगा वो कहां तक चलेगा। आजकल ब्रेकअप क्यों हो रहा है, आजकल ब्रेकअप का जो मेन कारण है वो यही है कि आप लोग इतना समय दे देते हो ना एक दूसरे के ऊपर, इतना समय दे देते हो कि एक समय के बाद क्या होता है कि आप दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है। मतलब अब आप दोनों एक दूसरे को अपना जो महत्व है वो देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते, और उस स्थिति में क्या होता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, प्यार जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्या काम हमारा बताइए। देखिए आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उतना ही बात कीजिए जिससे कि आपके और उसके बीच का जो प्रेम है वो बना रहे। मतलब कि हर एक चीज की मर्यादा होती है, हर एक चीज का लिमिट होता है, और आप लोग उसके लिमिट क्रॉस होकर अगर आप कुछ किसी चीज को करिएगा, किसी सीमा के बाहर कोई चीज अगर आप करते हो तो उस स्थिति में वही चीज आपके लिए एक दिन हानि का कारण बनता है। तो ऐसा हमें काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता कि जो लड़के गर्लफ्रेंड रखते हैं वो गलत है, भाई रखो ना, कोई बात गलत नहीं है, आप गर्लफ्रेंड रख सकते हो। देखिए गर्लफ्रेंड रखना कोई गलत चीज नहीं है। अगर कोई लड़का गर्लफ्रेंड रख रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपना मजबूरी उसको बता सकता है, अपना जो परिस्थिति है उससे वो शेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सारा जो समय है वो उसी को दे दे, पूरा सारा जो समय है वो उसी को पर निछावर कर दे, या जो लड़की है वो अपना पूरा जो समय होता है वो लड़के को ही दे दे। तो इसमें जो लाइफ है वो कहाँ तक आगे बढ़ पाएगा। जब अपना पूरा जो समय है जब आप दूसरों के लिए दे दोगे तो अपने लिए क्या रखोगे आप बताइए, अपने लिए कुछ रख पाओगे। आपको अपने लाइफ में कुछ बनना है, कुछ अगर आपको निखर कर अगर दुनिया के
सामने आना है तो आपको अपने आप पर समय देना होगा। यदि आप अपने आप पर समय नहीं दीजिएगा तो उस स्थिति में दोस्तों आपके ऊपर कोई भी समय देने वाला नहीं बचेगा। मतलब ये हुआ कि जिस लड़की के पीछे या जिस लड़के के पीछे कोई लड़की अगर भाग रही है, एक दिन क्या होगा कि उसके पीछे कोई नहीं भागेगा। ये सब एक मोह माया है, झाम-झूम है। अपने आप को दोस्तों पहले काबिल बनाओ, अपने आप को उस लायक बनाओ ताकि समाज में दोस्तों आपको मान मिले, समाज में आपको इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, लगे कि हाँ आप वो हैं जिसकी वजह से आपको लोग चाहते हैं। अब ये ना कि बस आप माता पिता का खा रहे हैं, माता पिता के पैसों पर आप ऐसो आराम कर रहे हैं और लड़की से बात कर रहे हैं या मतलब आप गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं, तो ये सब दोस्तों आपके लाइफ की बर्बादी के कारण है। तो इस सब को त्याग कर आप लोग अपने लाइफ में इस तरीके से जिए कि दोस्तों आप भी खुश हो सके और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी खुश हो सके। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों आप लोग के हाथ में है और आप लोगों को दोस्तों मैनेजमेंट करनी है कि हमें अपने लाइफ को किस तरीके से जीना है। बात करते हैं आगे क्लोरेट। तो दोस्तों क्लोरेट में जो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या वही हम लोग यहाँ पर x मान लेंगे आ प्लस यहाँ पर देखिए O3 है, द्वितीयाई 6 है ना, तो ले लेंगे -6 रखो ना भाई, डायरेक्ट -6 ऑक्सीजन को हो गए 3 गुना द्वितीयाई 6 -6 बराबर में क्या होगा तो दोस्तों -1। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना होगा +5 है, -6 उधर जाएगा +6 एगो घट जाएगा तो +5 आएगा। क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +5 है, तो +5 से ही हम लोग यहाँ पर संरचना सूत्र बनाएंगे। तो लिखेंगे Cl। तो दोस्तों Cl में जो +5 है तो +5 में से जो 2 गो प्लस है वो हम लोग क्या करेंगे कि 2 गो माइनस वाले एगो ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे। कंप्लीट। अब क्या बचा, अब 3 गो प्लस बचा, तो 3 गो प्लस में से देखेंगे कौन गो है O3 है ना, तो 3 गो प्लस में से 2 गो प्लस एगो ऑक्सीजन को दे देंगे, जो ऑक्सीजन है वो 2 गो माइनस देकर जुड़ जाएगा पूरा। एगो जो बचा हुआ है इसमें हम लोग एक और ऑक्सीजन को दे देंगे। ठीक है, तो इस आधार पर आपका ये संरचना सूत्र बन चुका और यहाँ पर हम माइनस दिखा देंगे। ठीक, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 ही प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हाई क्या चाहिए, हाइपोब्रोमाइड। तो देखते हैं ब्रोमीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना है। तो दोस्तों सिंपल बात है, यहाँ पर पहले देख लो कितना होगा, x -2 बराबर में कितना है -1 लिख सकते हैं ना, बताइए जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी कि हो सकता है ना। -2 उधर जाएगा तो क्या होगा +2 में से एगो घटेगा तो क्या बचेगा, ओनली फॉर x बराबर +1 बचेगा, +1 बचेगा। तो जब +1 बचेगा और ऑक्सीजन रहता है इस स्थिति में इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो एगो माइनस के साथ एगो प्लस ब्रोमीन आ जाएगा, एगो प्लस वाला ब्रोमीन आ जाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर एगो माइनस दिखाई देगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी -1 होती है और संरचना यही होगा जो आप देख पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं आयोडेट पर। तो आयोडेट में जो आई है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग पता कर लेंगे। तो दोस्तों आई की ऑक्सीकरण संख्या सिंपली रूप से हम लोग मान लेंगे कितना, तो x माइनस कितना है, ऑक्सीजन 3 गो है तो द्वितीयाई 6, तो -6 बराबर में क्या होगा भैया, तो यहाँ पर -1 होगा तो कितना आ जाएगा, इसलिए x बराबर आ जाएगा +5, यही आएगा ना, +5 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आई लिखते हैं, आई। ठीक, आई हमने लिख लिया। +5 में से 2 को जो प्लस है वो एगो ऑक्सीजन को दे देंगे, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब फिर जो 2 को प्लस है वो एगो ऑक्सीजन को दे देंगे, अब फिर एगो जो प्लस है वो एगो ऑक्सीजन को दे देंगे और यहाँ पर एगो माइनस दिखाई देगा। हो गया संरचना खत्म। ठीक, आगे बात करते हैं फास्फेट पर, थोड़ा जल्दी चलते हैं। अब आप लोग समझ में आ रहा होगा कैसे हम बना रहे हैं। यहाँ पर क्या चाहिए बाबू, फास्फोरस है ना, तो यहाँ पर फास्फोरस के ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। मान लेते हैं x होगा माइनस, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना है ऑक्सीजन 4 को है ना, तो 4 दूनी के 8 -8 बराबर किसके बराबर होगा, -3 के, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, -8 उधर जाएगा तो कितना बचेगा +8 में से 3 को खत्म तो कितना बचेगा +5 बस। तो फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आएगा +5, तो +5 में से 2 को जो होगा वो दे देते हैं एक ऑक्सीजन को, 2 को प्लस एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक, कौ ऑक्सीजन है 4 को ना, तो 4 को में से क्या करेंगे, अब भैया हम एको को देंगे, अब ना कि 2 को एको को देंगे, यहाँ पर एगो कंप्लीट हो गया, 2 को के साथ एको को, एगो इधर एगो इधर एगो इधर, एगो ऐसे हो गया एगो ऐसे हो गया और एगो ऐसे हो गया, तो 3 जगह आपको माइनस दिखाई देगा, एक यहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ दिखाई देगा। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है फास्फेट की वो होती है
3, जिसको हम लोग मूलक में लिखते हैं -3। हो गया खत्म, कितना ईजी है। आगे देखिए तो बोरेट है, बोरेट में जो बी है, जो बोरॉन है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे कितना आएगा भाई। तो मान के चलते हैं कि उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है बोरॉन की वो है x, है कितना ऑक्सीजन 3 को, 2 3 6, यहाँ पर होगा 6, ठीक है 6 होगा। फिर देखो यहाँ पर है -3, लो -3 के बराबर है, -6 उधर जाएगा, +6 घटेगा, यहाँ पर आएगा +3, बस लिखेंगे बी को। तो यहाँ पर लो हमने भाई बी लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐसे लिखेंगे, 3 गो ऑक्सीजन में से 1 गो ऑक्सीजन के साथ 2 गो प्लस आ जाएगा, कितना बचा है अब 1 गो प्लस ना, 1 गो प्लस ना भाई, 1 को 2, 1 को गलती होगा, 1 को 2, 1 को लो आ गया BO3, क्योंकि +3 है तो यहाँ पर भी दिखाई देगा 1 गो माइनस, यहाँ पर भी दिखाई देगा और यहाँ पर भी दिखाई देगा, लो आ गया। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 3। आ रहा है बात समझ में। आगे बात करते हैं कार्बोनेट पर, CO3 है ना, तो दोस्तों हम लोग निकालते हैं कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो कार्बन का मान लेते हैं 1 से, और ऑक्सीजन को 3 को, 2 3 6, -6 है किसके बराबर, -2 के। तो यहाँ पर बाबू लिखते हैं -2, ठीक है -2। तो हिजा कितना आ जाए, हिजा आ जाए 4 +4, 6 में से 2 गल तो 4 +4, तो हो जाएगा सी, क्योंकि +4 से ज़्यादा नहीं होता है। कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +4 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता। +4 में 2 गो प्लस जो होगा वो 1 गो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, ठीक। 1 को क्या करेंगे, 1 गो ऑक्सीजन को दे देंगे, 1 गो ऑक्सीजन को दे देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर माइनस। इसलिए कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, देख सकते हैं ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो बॉन्ड होगा डबल वाला ये नहीं होगा, आप इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है, जिधर चाहे उधर दे सकते हो, लेकिन हाँ सही तौर पर, सार्थक तौर पर। आगे बात करते हैं सिलिकेट में। सिलिकेट में सिलिकॉन की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, मान लेते हैं x, 2 3 6 किसके बराबर, -2 के। लो भाई -2 यहाँ पर हमने ले लिया, कितना आएगा यहाँ पर सिलिकॉन यानी कि Si की ऑक्सीकरण संख्या +4 आएगा, तो लेंगे यहाँ पर Si ऑक्सीजन 3 गो है, तो हैसे तो होगा, हैसे ने, बस सिंपल खत्म हो गया। आ रहा बात समझ में। इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो भी 2 ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं एस्टेनेट पर। तो एस्टेनेट पे एसन का निकालेंगे, 2 3 6, और यहाँ पर भी है -2, वही बतियाएगा, +4 आएगा ना, वही बतियाएगा +4। तो यहाँ खाली एसन लगा देंगे, बस यहाँ पर खाली n लगा दो, n लगा देंगे, वही चीजवा हो जाएगा, वही चीजवा। इसीलिए तो आया है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर सॉरी इसकी जो समझ सकता है वो आया है 2, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर एल्यूमिनेट पर। एल्युमिनियम का निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 2 3 6, ऑक्सीजन 3 गो है, 2 3 6 किसके बराबर होगा, -3 के। हेजा कर दो बाबू -3, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ पर आएगा +3 आएगा, तो लिखेंगे Al को ऑक्सीजन है 3 गो ना, यहाँ पर प्लस को है एल्युमिनियम के पास, प्लस है 3 गो, तो 1 गो प्लस के साथ 1 गो ऑक्सीजन, ठीक है। 1 गो 2 गो 3 गो, और तीनों पर 1 गो माइनस दिखाई देगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी कितना, तो 3 होगा। संरचना होगा कैसा, तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे AlO2 पर। तो निकालते हैं 2 दूनी के 4, हेजा हो जाएगा बाबू 4, ऑक्सीकरण संख्या निकाला ना भाई 4, और होगा किसके बराबर, तो -1 के। हेजा -1 कर लेते हैं, -1 -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 में से हो जाएगा तो +3 आएगा, वह बतिया तो +3। तो कैसे लिखेंगे, Al का चाहिए, AlO2 है ना, तो AlO2 में 2 गो के साथ 1 गो पूरा कंप्लीट, ठीक, और फिर 1 गो जो बचा है उसके साथ 1 गो ऑक्सीजन, आइए वो दिखाई देगा, हेने लो प्रूफ हो गया कि कैसे इसका वैलेंसी 1 के होगा। आ गया ना एगो, बता रहा समझ में आप लोग को। अब बात करते हैं आगे जिंकेट पर ना। जिंकेट की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, 2 दूनी के 4 है किसके बराबर, -2, हेजा होगा -2। अब हाल ही बता रहे हैं, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, -2 उधर जाएगा तो ओनली पर कितना बचेगा, यहाँ पर +2, मतलब कि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 आया है। +2 आने के कारण हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 गो ऑक्सीजन दे देंगे दोनों तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन 2 गो है ना, आप दोनों तरफ 1 गो दिखाई देगा माइनस ग्रुप में, इसलिए यहाँ पर -2 दिखाई दे रहा है, ठीक। आगे कौन है, ऑसर्नेट है, ASO4 है।
तो असरनी क्या निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के भैया 8 यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखो -3 होगा ना यहाँ पे, तो लिखेंगे -3, ठीक। तो -8 है, उधर जाएगा तो +8, +8 में से 3 को खत्म तो +5 बचेगा, +5 बचेगा। अब बनाते हैं हम लोग, ले लेते हैं यहाँ पर असरनिक। असरनिक में 5 को प्लस में से 2 को जो प्लस है वो एगो ऑक्सीजन को दे देते हैं, ठीक है। अब को बचा है 3 गो ना, तो 3 को बचा है तो एको को देंगे, तीनों को एगो दूगो एगो देते हैं। इधर तो बना दिए हैं तो इधर मिटा देते हैं हम, इधर एगो देते हैं ऊपर। तो ले लीजिए, देखिए यहाँ पर सॉरी 2 गो है देते हैं, ठीक है, हो गया। ASO4 तो माइनस माइनस माइनस, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, तो 3 आएगी, ठीक है। अब बचा हुआ है आगे, फिर ASO3 है तो 2 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो ले लेंगे भैया 6। कितना आएगा भाई, तो -3 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, बात आ रहा समझ में। तो कैसे लिखेंगे, +3 में से एक जो ऑक्सीजन है वो पूरा ले लेगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा भाई, एक ना बचेगा, लेकिन ऑक्सीजन को वो है 3 गो है, तो एक को दो, एक को हाई नहीं रहेगा, ऐसने रहेगा इसका स्वरूप। आ रहा समझ में ना, ऐसने रहेगा। +3 है तो एक को प्लस के साथ एक को ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और इसलिए ASO3 की जो वैलेंसी है वो आ जाएगा कितना, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डाइक्रोमेट पर। तो दोस्तों अब मैं इसको मिटा कर आप लोगों को बताता हूँ। निकालते हैं क्रोमियम का ना, तो क्रोमियम को मान लेते हैं X-। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रोमियम लेके चलते हैं 2 गो ना, कि Cr2 है तो 2 को लेकर चलेंगे। 2x - 7 दूनी के 14, -14 बराबर -2, ठीक है, -2। देखिए कितना आएगा, 2x बराबर +12, -14 उधर जाएगा तो +14, 14 में से 2 खत्म तो +12, यहाँ पर कटा देंगे तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, तो +6, ठीक है। क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आ रहा है +6, एगो क्रोमियम का, ठीक है, +6। तो कैसे इसको लिखेंगे भैया, तो देखिए तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाँ, देखो आराम से पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे बाबू, एगो क्रोमियम और फिर इधर एगो क्रोमियम, दोनों क्रोमियम को हम लोग एगो ऑक्सीजन से ऐड कर देंगे। ऐसा ही करना आप लोग, एगो ऑक्सीजन से ऐड कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो 6 गो में से एक को खत्म, दोनों क्रोमियम का, एगो क्रोमियम के पास +6 है और दूसरे क्रोमियम के पास भी +6 है, याद रखना। तो दोनों क्रोमियम का एक को प्लस खत्म, अब कितना बचा है, +5। अब इसका मैनेजमेंट करना है, कौ गो है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 7 गो है तो एगो खत्म। अब क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एगो इधर फिर एगो इधर, तो +5 है, तो +5 है तो 2 2 4 एगो हेने कर देंगे, एगो हेने कर देंगे तो 5 एगो ऐसे कर देंगे बस। तो हाई तो पूरा हो गया, हाइयो पूरा है, तो इस पर दिखाई देगा माइनस, इस पर माइनस दिखाई देगा, इस पर माइनस दिखाई देगा। चलो उसी प्रकार से यो ऐसे नहीं, इधर भी हो जाएगा इसी तरीके से, इधर हो जाएगा फिर इधर हो जाएगा 1 2 3 और फिर इधर हो जाएगा, और यहाँ पर दिखाई देगा माइनस दिखाई देगा। तो देखो तो बाबू हाई पूरा हो चुका है, ऑक्सीजन हाई वाला पूरा हो चुका है, ये भी दोनों पूरा हो चुका है, लेकिन ये दोनों आवेशित रूप में हो चुका है, इसके ऊपर आवेश दिखाई दे रहा है, और जितना आवेश दिखाई दे रहा है उतना ही इसकी वैलेंसी होगी। गिनो तो 7 गो है कि ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, क्रोमियम 2 गो है कि ना, Cr 2 गो खत्म। कितना अच्छा आप लोगों Cr 2 गो। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो संरचना सूत्र है यहाँ पर प्रदर्शित हो चुकी है, ठीक है। कितना आसान तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना आसान तरीके से आप लोगों को YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे चैनल को कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही आप लोग दोस्तों लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, और ना ही मेरे चैनल पर दोस्तों आप लोग कोई कमेंट देते हैं। मेरे चैनल को दोस्तों आप लोग का कोई भी प्यार हमें नहीं मिलता, इसलिए आज हम पीछे हैं। इसी तरीके से दोस्तों देख रहा हूँ आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, और नहीं मिलेगा तो एक दिन मैं YouTube से बाय बाय कर दूंगा। देखते हैं आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो आज, नहीं तो कल हम जरूर आगे निकल जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर जहाँ है वहीं पर आ जाएंगे, और क्या। देखते हैं आगे बात करते हैं भाई। आगे है आपके पास क्रोमेट। तो क्रोमेट को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि ना देखे हैं दोस्तों, देखते हैं क्रोमेट का 4 गो है ना, तो 4 दूनी के 8 होगा, यहाँ पे 8
तो यहाँ पर लिखते हैं 8। क्रोमियम को वो है एगो, तो ओनली फॉर यहाँ पर हो जाएगा x ना। और है किसके बराबर भाई, यहाँ पर देख सकते हो -2, तो लिखेंगे -2। -8 उधर जाएगा तो इसलिए x बराबर आ जाएगा +6 आएगा। ठीक है, तो लेंगे सिंपल रूप से क्रोमियम, तो +6 में से 2 प्लस एगो ऑक्सीजन के साथ 2 प्लस एगो ऑक्सीजन के साथ है क्या चीज CrO4 ना, तो +6 है, तो एगो हेने देते हैं, एगो हेने देते हैं, खत्म हो गया। CrO4 ऑक्सीजन है 4 गो, तो एक को दिखाई देगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं परमैग्नेट पर। Mn की निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, तो मानकर चलते हैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, 4 दूनी के 8, -8 बराबर हेने हो जी -1, हेने लिखेंगे -1, तो कितना आएगा +7 आएगा ना। शॉर्ट कट बता रहे हैं आप लोग समझना, तो लिखेंगे Mn। ठीक है, कौ गो है ऑक्सीजन, 4 गो है, तो 4 गो में से 2 गो प्लस जो होगा वो एगो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ है कितना बच जाएगा, 5 गो ना। 5 गो में से जो 2 गो प्लस होगा वो एगो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कौ गो ऑक्सीजन अभी और है, तो 2 गो अभी और है, तो 2 2 4 है। अब फिर क्या करेंगे कि एगो और दोस्तों कनेक्ट कर देते हैं 2 गो प्लस से, एगो प्लस से क्या करेंगे, एगो ऑक्सीजन कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको एगो माइनस दिखाई देगा। हो गया इसका संरचना सूत्र है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिए MnO4, तो यहाँ पर -2 है, तो लिखेंगे है जा -2। ठीक है, बाकी सब कुछ हुए होगा -2। यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो दोस्तों हो जाएगा +6 होगा, +6 बनाएंगे, देख सकते हैं ऐसे बनेगा, 2 आ 2 4 और एगो 5 है और एगो 6, लो हो गया। कितना इजी है, एक को दिखाई दे रहा है, इसलिए मैग्नेट की वैलेंसी कितनी होगी, तो 2 होगी। ठीक, अगला है फेरिसाइनाइड। तो दोस्तों फेरिसाइनाइड में आप इसको निकालिए, तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो आयरन का मान लेते हैं x, और साइनाइड का होता है -1, याद रखिएगा -1 होता है साइनाइड का। साइनाइड का हुआ है 6 गो है, तो -6 होगा, बराबर में -3 होगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -6 उधर जाएगा, +6 तो +3। आयरन का होगा +3। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आयरन का अगर ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो +3 के साथ क्या ये जुड़ेगा, CN जो 6 गो है, जो आप साइनाइड जो 6 गो देख रहे हैं वो ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। हम लोग दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो करके देखते हैं। आयरन का होता है 26 होता है ना, तो निकालेंगे 2 8 10 है, और 10 और 14 हो जाएगा 24 से 2 हो जाएगा 26। ठीक ना, यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों देखो, तो आयरन के बायतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितना है, तो वो है 2, यानी कि इसमें जो दोस्तों अगर देखिए धातु है ना, तो धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है ना, ये त्याग कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, तो त्याग करने की स्थिति में यहाँ पर जो आयरन होगा वो Fe+2 ग्रुप में दिखाई देगा। जब दोस्तों अगर यह किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहे 6 गो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब ये किसी से 6 गो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तब जाकर इसका अष्टक पूरा होगा, 6 2 8 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 गो, 1 2 3 4 5 6, बस भैया। अब क्या करेंगे, CN है, तो CN को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, N और यहाँ पर ऐसे C और फिर ऐसे, इसको जोड़ देंगे। कार्बन के 4 गो होता है, 4 गो में से 3 गो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है और 1 गो आयरन के साथ। ठीक उसी प्रकार से ऐसे, फिर ऐसे, और फिर हो जाएगा दोस्तों ऐसे, और फिर हो जाएगा ऐसे, और फिर हो जाएगा ऐसे, लो हो गया। यही तो है, ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, फेरोसाइनाइड है, यहाँ पर जरा लिखिए, तो -3 की जगह पर -4, देखते हैं कितना आता है, तो हो जाएगा 6 एकम 6 -6 उधर जाएगा तो +6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, +2 हेजा आप दिखा देना, यहाँ पर आप कितना दिखाओगे, तो ये +2 है, और यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आई थी +3 आई थी ना ऑक्सीकरण संख्या, तो +3 इसको दिखाना है यहाँ पर। अब हम +2 लेकर चलेंगे भाई, +2 लेकर, तो हो जाएगा आयरन ऐसे, और फिर हो जाएगा +2,
ठीक है। ई आ रहा है किसके लिए, तो फेरोसेनेट के लिए। और CN है 6 गो, तो ऐसा ही दिखा देंगे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और यहाँ पर हो जाएगा 6 गो, 1 2 3 4 5 6 और 6 तरफ CN लग जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसके बारे में और आपको जो नॉलेज है वो आपको दोस्तों लेनी होगी 12th क्लास में। जब इसके बारे में जो आप लोग पढ़िएगा, लिगेंड उंगेंड के बारे में अगर पढ़ते हो तब जाकर दोस्तों इसके बारे में जो अच्छी तरीके से जो जानकारी है वो आपको प्राप्त होगी। वैसे इसका जो संरचना सूत्र होता है उसे दोस्तों त्रिविमीय रूप में दर्शाया जाता है, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऋणात्मक मूलक में आने वाले कुल जितने सारे मूलक है इनके संयोजकता को याद करने का जो ट्रिक है वो आपको पसंद आया हो, साथ ही दोस्तों मैंने इन मूलकों का जो संरचना सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है, इनका जो तरीका है दोस्तों वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।